हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे जो राजस्थान की ज्योग्राफी हमारी चल रही थी, उसी ज्योग्राफी में जो है वो हम आज हमारा जो दूसरा यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो भौतिक प्रदेश था, उसमें जो दूसरा भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल में मैंने आपको 4 भाग बताए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में जो शॉर्ट सी जो मतलब बेसिक से जानकारी जो होती थी वो मैंने आपको पहले वीडियो में दे दी है, तो आप सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। फिर अगर हम देखें तो इसमें जो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। घग्र बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि बेसिन, नागौर उच्च भूमि और फिर इसके बाद में लूणी बेसिन। ये जिस प्रकार मैंने इस मैप में लिख रखा है वैसे ही जो वो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। घग्र बेसिन ये क्षेत्र आता है, शेखावाटी प्रदेश ये क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि वाला ये क्षेत्र और लूणी बेसिन, और ये हमारी जो है वो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो अब हम जो है वो इन एक एक करके जो है वो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं घग्र बेसिन के बारे में, या घग्र के मैदान के बारे में, या घग्र नदी घाटी के बारे में। यानी कि घग्र की हरित घाटी भी कहा जाता है। घग्र का मैदान, घग्र को बेसिन, घग्र का मैदान या घग्र का बेसिन, या इसको जो वो हरित घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पहले अगर हम देखें तो इसका विस्तार कहाँ पे आ जाता है, यानी कि घग्र के मैदान का विस्तार जो है वो कहाँ पे आता है, तो इसका विस्तार जो है वो हमारे राजस्थान में इसका विस्तार एक तो जो है वो गंगानगर में आता है, गंगानगर में इसका विस्तार आ जाता है, और इसके साथ में जो है वो हनुमानगढ़ में इसका विस्तार आता है, हनुमानगढ़ में इसका विस्तार आ जाता है। और यहाँ पे जो है वो आप सभी को पता है कि गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट अनूपगढ़ बनाया गया है। अनूपगढ़ का जो उत्तरी भाग जो आता है वहाँ पे घग्र बेसिन या फिर हरित घाटी का जो है वो विस्तार आता है। यानी कि घग्र का मैदान, यानी कि जो घग्र का मैदान या घग्र बेसिन या फिर हरित घाटी जिसको बोला जाता है, वह उसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो गंगानगर में आता है, हनुमानगढ़ में आता है, और गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके जो नया जिला बनाया गया था अनूपगढ़ का उत्तरी भाग जो आता है वो उसमें जो वो इसका विस्तार आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। घग्र के बेसिन को तो इसको जो वो नाली कहा जाता है, पाट कहा जाता है, और एक जो वो इसे बग्गी कहा जाता है। अब आप बोलोगे मैम बग्गी क्या होता है, तो बग्गी जो होता है वो एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ क्षेत्र को जो वो बग्गी कहा जाता है। और बग्गी में जो वो कौन कौन से जिले आते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको बग्गी कहा जाता है। बग्गी क्षेत्र कौन से आते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो बग्गी क्षेत्र आते हैं, और बग्गी का मतलब होता है उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा घग्र बेसिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है यहाँ सार्वधिक जलीय भराव, यहाँ पर सार्वधिक जलीय भराव होता है। मरुस्थलीकरण की समस्या होती है। मरुस्थलीकरण की समस्या सर्वाधिक यहाँ पे होती है, और इसके साथ में जो वो यहाँ पे सेम की समस्या भी होती है, और क्षारीयता व अम्लीयता की समस्या, यहाँ पे क्षारीयता व अम्लीयता की समस्या भी होती है। यानी कि ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पर क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या भी होती है, और मरुस्थलीकरण की समस्या भी होती है, और यहाँ पे सर्वाधिक जलभराव होता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक जलभराव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेम की समस्या पाई जाती है। बड़ोपल नामक स्थान आता है हनुमानगढ़, वहाँ पे सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। इसके साथ में यहाँ पे क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या भी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो घग्र जो बेसिन आता है उसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, तो उसको नाली कहा जाता है, पाट कहा जाता है, या इसको बग्गी कहा जाता है। बग्गी का मतलब क्या होता है, जो उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसको बग्गी के नाम से जानते हैं। बग्गी के अंतर्गत कौन से जिले आ जाते हैं, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। घग्र के मैदान का विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में आता है, तो गंगानगर में आता है, हनुमानगढ़ में आता है, और अनूपगढ़ जो कि गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था, उसके उत्तरी भाग में जो है वो घग्र के मैदान का जो वो विस्तार आ जाता है। फिर अगर हम जो है वो आगे और बात करें तो यहाँ पे घग्र के मैदान में जो वो एक नहर आती है, यानी कि एक IGNP आती है, जिसका नाम आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये जो मतलब कि आप सभी को पता है कि गंगानगर को जो राजस्थान का अन्नगार कहा जाता है। यानी कि इस क्षेत्र को, यानी कि कुछ पॉइंट्स इधर नोट कर लेना, इस क्षेत्र को राजस्थान का अन्न, यानी कि इस क्षेत्र को राजस्थान का अन्नगार कहा जाता है।
और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसको क्या कहा जाता है, IGNP, के कारण यह क्षेत्र कृषि युक्त प्रदेश व यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या समाप्त हो गई है। यानी कि यहाँ पे जो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से यहाँ पे मरुस्थलीकरण की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है, और इसके साथ में जो वो कृषि युक्त भूमि जो है वो बन गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके जो उत्तरी भाग में, यानी कि घग्र मैदान के उत्तरी भाग में जो है वो मालवा का पठार आता है या मालवा का मैदान आता है। उत्तरी भाग में मालवा का मैदान आता है। अब आप बोलोगे मैम मालवा का मैदान क्या होता है, तो सतलज व घग्र नदी के मध्य के भाग को, सतलज व घग्र नदी के मध्य भाग को मालवा का मैदान कहते हैं। यानी कि सतलज व घग्र नदी के जो मध्य भाग आ जाता है उसको मालवा का मैदान कहते हैं। और ये जो सर्वाधिक जल भराव और मरुस्थलीकरण की समस्या और क्षारीयता व अम्लीयता की समस्या की वजह से जो है वो यहाँ एक पर्यावरण संकट बना रहता है। यानी कि अम्लीयता या क्षारीयता की वजह से जो है वो यहाँ पे एक पर्यावरणीय संकट बना रहता है, यानी कि पर्यावरण का संकट खड़ा हो सकता है इन कारणों की वजह से। और यहाँ पे IGNP नहर आती है जो कि मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने में सहायक होती है और एक कृषि युक्त प्रदेश इसको बनाती है। ठीक है, ये तो हुई हमारे घग्र के मैदान के बारे में जानकारी। यानी कि यहाँ पे जो है वो इन कारणों की वजह से हमारे पर्यावरण के लिए एक संकट खड़ा हो सकता है। और इसके साथ में IGNP नहर को आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आपको याद रखना है, और इसके साथ में जो है वो ये जो मालवा का मैदान को स्पर्श करती है, यानी कि इसका उत्तरी भाग में जो वो मालवा का मैदान आता है। घग्र बेसिन के उत्तरी भाग में मालवा का मैदान आता है। मालवा के मैदान को जो है वो क्या मतलब मालवा का मैदान जो आता है उसको सतलज व घग्र नदी के जो मध्य वाला जो भाग होता है उसको मालवा का मैदान कहा जाता है। सतलज नदी और घग्र नदी के मध्य का जो भाग होता है उसको मालवा का मैदान कहा जाता है। तो आपको जो है ये, और इस क्षेत्र को जो है राजस्थान का अन्नगार कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है, फलों की टोकरी जो है वो हनुमानगढ़ को कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आप नोट कर लो। फिर उसके बाद हम जो दूसरा हमारा शेखावाटी बेसिन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि शेखावाटी बेसिन में जो वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये जो है वो सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इस मैप का भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप जो है वो हाथ से भी इसको बना सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे शेखावाटी प्रदेश या तोरावाटी बांगर प्रदेश के बारे में जानकारी। जो बरखान वाले टॉपिक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और रेगिस्तान मार्च के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप सभी जो है वो उस चीज़ को जो है वो पढ़ लेना पहले, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर आगे। यह है उत्तर में घग्र बेसिन, उत्तर में घग्र बेसिन व दक्षिण में नागोरुच भूमि व पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश व पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से
पर्वतीय प्रदेश से जो इसकी सीमा लगती है। अब हम जो है वो विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार जो है वो हम इसके विस्तार के बारे में भी देखेंगे कि इसका विस्तार जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। तो इसका विस्तार जो है वो पहले तो जो है वो चूरू, झुंझुनू, इसका विस्तार सर्वाधिक शेखावाटी बेसिन में सर्वाधिक आता है, इसलिए इसको शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में सिक्कर, सिक्कर के बाद में जो उदयपुर वाटी जो कि हमारा ब्लॉक आता है, उदयपुर वाटी ब्लॉक हमारा आता है। नीम का थाना, नीम का थाना, और इसके साथ में जो वो डीडवाना, डीडवाना कुचामन के पूरा जिला इसके अंतर्गत नहीं आता है बल्कि उत्तरी भाग आता है, डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। यानी कि जो शेखावाटी प्रदेश जो आता है उसका विस्तार चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, उदयपुरवाटी, नीम का थाना में और डीडवाना कुचामन। नीम का थाना में भी पूरे जिले को कवर नहीं करता है बल्कि ये उदयपुरवाटी ब्लॉक को कवर करता है। डीडवाना कुचामन के पूरे जिले को कवर नहीं करता बल्कि उत्तरी भाग को जो वो ये कवर करता है। और ये जो आता है यानी कि ये जो क्षेत्र आता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बांगड़ के नाम से जानते हैं, बांगड़ प्रदेश। ये आपसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप जो है वो इसको ध्यान में रखना, बांगड़ प्रदेश। और बांगड़ प्रदेश का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। यानी कि हम बात कर रहे थे शेखावाटी प्रदेश या तोरावाटी या बांगर या फिर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के बारे में। इसका जो उत्तरी भाग जो आता है वो घग्गर बेसिन को सीमा लगाता है, यानी कि उत्तरी भाग जो वो घग्गर बेसिन से सीमा लगाता है। इसका दक्षिणी भाग नागौर उच्च भूमि से सीमा लगाता है और इधर पूर्वी वाला भाग अरावली पर्वतमाला से सीमा लगाता है। पश्चिमी भाग जो आता है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या फिर 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से जो इसका जो है वो सीमा लगाता है। ये तो हुई ये सारी बात, ठीक है, जो कि आपको मैप में ही जो है वो समझ में आ जाएगी। फिर हम बात कर रहे थे कि इसका विस्तार जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो इसका विस्तार जो वो चूरू में आता है, झुंझुनू में आता है, सिक्कर में आता है। और सिक्कर में आने के साथ सिक्कर से विभाजित करके नया जिला नीम का थाना बनाया गया था, उसके उदयपुर वाटी ब्लॉक जो आता है उसको घेरता है। उसके बाद में डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और ये जो क्षेत्र जो आता है इसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगड़ प्रदेश का जो है वो अर्थ क्या होता है, तो बांगड़ का अर्थ होता है नवीन जलोढ़, यानी कि बांगड़ का अर्थ क्या होता है, नवीन जलोढ़। अब ये जो है वो उधर वाली बातें जो है वो आप सारी नोट कर लो, फिर हम आगे जो है वो देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। यानी अब हम देखते हैं कि शेखावाटी बेसिन जो आता है इसमें, इस प्रदेश में क्या होता है कि इसमें एक सर्वाधिक जो है वो बरखान इस प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक बरखान मिलते हैं, यानी कि जो शेखावाटी प्रदेश जो आता है इसमें सर्वाधिक बरखान मिलते हैं जो कि रेगिस्तान मार्च के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि सर्वाधिक बरखान मिलते हैं जो कि रेगिस्तान मार्च के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि जो ये शेखावाटी प्रदेश जो आता है इसमें सर्वाधिक जो है वो बरखान। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेगिस्तान मार्च के बारे में मैंने आपको जो वो पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो वो डिटेल से बता दिया कि रेगिस्तान मार्च जो वो किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जो वो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो शेखावाटी बेसिन जो आता है इस क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। यानी कि कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ के गहराई को चोम भी कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पे कुएं जो होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है स्थानीय भाषा में, और जोहड़ के गहराई या गहरे भाग को, जोहड़ में गहरे भाग होने पर जोहड़ के गहरे भाग को
गहराई यानी कि जोहड़ में गहराई या गहरे भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको चोम्भी कहा जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी और वर्षा की कमी होने के कारण आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण अगर हम देखें, तो वो सांब्र झील आती है। सांब्र झील यानी कि आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बलुई मिट्टी होती है और वर्षा की कमी होती है। अगर हम इसका अच्छा एग्जाम्पल देखें तो सांब्र झील आती है, क्योंकि सांब्र झील में जो है वो मेंथा या मेंढा नदी भी आता है कहीं पे इसका नाम, और रूपनगढ़ और खारी नदी मिलती है। यानी कि सांब्र झील में जो वो मेंथा या मेंढा और रूपनगढ़ नदी और खारी नदी जो है वो आकर मिलती है, इसलिए जो है वो आंतरिक अपवाह का उत्तम उदाहरण जो है वो सांब्र झील को माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये मतलब कि इस शेखावाटी प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। इस क्षेत्र में एकमात्र कांतली नदी है। एकमात्र कांतली नदी है यानी कि ये जो शेखावाटी बेसिन जो आता है, इस क्षेत्र में जो कुएं जो होते हैं उनको स्थानीय नाम जो आता है, उनका स्थानीय नाम जो आता है वो जोहड़ आता है, ठीक है। जोहड़ का जो गहरे भाग जो होते हैं, जोहड़ के गहरे भाग जो होते हैं या जोहड़ में जो गहराई होती है उसको चोम्भी के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुछ शब्दावली जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो वो बलुई मिट्टी पाई जाती है, और आप देखती हो कि यहाँ पे जो वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वर्षा कम होने से और बलुई मिट्टी की वजह से यहाँ पे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र पाया जाता है। आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो वो हमारी सांब्र झील आती है। सांब्र झील में जो है वो मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी और खारी नदी जो वो तीनों नदियाँ जो है वो आकर मिलती हैं, ये अपना जल जो है वो इसमें गिराती है। फिर अगर हम बात करें तो शेखावाटी जो बेसिन आता है उसमें चूरू जिला ऐसा जिला आ जाता है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, और कोई भी नदी नहीं है और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी आ जाती है, यानी कि चूरू जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बीकानेर में नहीं होती है, और एक नया डिस्ट्रिक्ट जो जोधपुर को विभाजित करके बनाया गया फलोदी डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी आती है, यानी कि शेखावाटी बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी आ जाती है, तो वो कातली नदी आती है। अब जब हम जो है वो आपको अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें जो है वो नदियों के बारे में जो है वो आपसे मतलब आपको अच्छी तरीके से मैप के अकॉर्डिंग जो है वो आपको समझाएंगे, उसमें कौन कौन से डैम आ जाते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आप सबसे पहले जो है ये सारी चीज़ें नोट कर लो। पहाड़ क्षेत्र जो होता है इसमें जो कुएं या फिर इनको स्थानीय नाम क्या होता है, यानी कि ढूढ़ाड़ क्षेत्र के कुओं का स्थानीय नाम क्या होता है, तो इसको बेर या बेरा कहा जाता है। तो ये नाम भी जो है वो आपको याद रख लेना है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए और आप वहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो जाओ। तो मतलब कि जो शेखावाटी बेसिन जो आता है उसमें जो कुएं होते हैं उनका स्थानीय नाम जोहड़ आता है, और जोहड़ के भी गहरे भाग को क्या कहा जाता है, चौम्बी कहा जाता है। और जो ढूढ़ाड़ क्षेत्र जो है उसमें जो कुएं होते हैं उनको स्थानीय नाम क्या आ जाता है, तो बेर या बेरा आ जाता है, या बेर या बेरा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वो औसत वर्षा कितनी होती है, यानी कि औसत वर्षा, यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है, तो 450 मीटर तक जो है वो यहाँ पे औसत वर्षा होती है। इसके संबंध में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लो आपका क्या जाता है। तो इस प्रदेश में जो है वो औसत वर्षा कितनी होती है, तो 450 जो वो मीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है। फिर अगर हम बात करें तो जो शेखावाटी बेसिन आ जाता है उसमें और हाँ, हम एक जो है वो एक लवणीय गर्त के बारे में बात करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी में जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, लवणीय गर्त, लवणीय
गर्त। लवणीय गर्त कौन से आ जाते हैं? तो एक तो काछोर आता है, काछोर, डीडवाना, कुचामन, परिहार। यानी कि लवणीय गर्त कौन कौन से आ जाते हैं? तो डीडवाना, कुचामन आ जाता है, परिहार आ जाता है, काछोर आ जाता है, और इसके साथ में जो वो सुजानगढ़ चूरू में आता है वो आता है सुजानगढ़, और इसके साथ में एक आ जाता है तालछापर। तालछापर अभ्यारण्य भी आता है, जहाँ पे जो वो काले मृग या काले हिरणों के लिए जाना जाता है। काछोर आता है, डीडवाना, कुचामन आता है, और एक परिहारा आता है, यानी कि परिहारा आता है, और एक सुजानगढ़ चूरू में आता है। तालछापर जो आता है वो भी चूरू में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो शेखावाटी बेसिन जो आता है, यहाँ बालूका स्तूपों के बीच जल एकत्रित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है, सर कहा जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए मलसीसर, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मलसीसर, और इसके साथ में जो वो 2-3 एग्जाम्पल और लिख लेना। एक तो मानसर आ जाता है, एक सालीसर आ जाता है, लिख के देते हैं। मानसर और एक आ जाता है सालीसर, ये क्षेत्र आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ बालूका स्तूपों के बीच में जो वो जल एकत्रित हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है, जिसमें कि मलसीसर आ जाता है, मानसर आ जाता है, सालीसर आता है, और ये जो है वो क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो बालूका स्तूपों के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा है, तो आप जो है वो ध्यान में रख लेना। यानी कि बालूका स्तूपों के बारे में मैंने जब पहले वीडियो में बताया था, जसूसर भी आ जाता है, यानी कि एक जो वो यहाँ पे जसूसर भी आ जाता है। यानी कि बालूका स्तूपों के बारे में मैंने आपको बताया। तो बालूका स्तूपों के मध्य जो है, यानी कि बालूका स्तूपों के बीच में जल एकत्रित हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मलसीसर, मानसर, सालीसर, जसूसर आते हैं, ठीक है। आप ये जो है वो फटाफट नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि सर्वाधिक बरखान कहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बरखान कहाँ पे आते हैं? सर्वाधिक बरखान कहाँ पे आते हैं? तो सर्वाधिक बरखान मेंथा नदी में आते हैं। सर्वाधिक बरखान मेंथा नदी या मेंढा नदी में जो आते हैं, मेंढा नदी में या फिर मेंथा नदी बेसिन में जो वो मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक बरखान जो है वो कौन सी नदी या कौन सी नदी बेसिन में आ जाते हैं? तो मेंथा नदी या मेंढा नदी में आ जाते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा तो जो है इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, और पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा को स्पर्श करती है। यानी कि जो शेखावाटी बेसिन या शेखावाटी प्रदेश जो आ जाता है, इसकी पश्चिमी सीमा तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा को, और पूर्वी सीमा जो आती है वो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा को स्पर्श करती है, ठीक है। तो आप ये जो अगर हम बात करें तो जो ये शेखावाटी प्रदेश जो आता है, यहाँ पर भूगर्भ में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। भूगर्भ में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक होता है। यानी कि भूगर्भ में जो है वो चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वार्षिक तापांतर अधिक होता है। और एक नाम आता है यहाँ पे बीड, जिसके बारे में क्वेश्चन हर बार बनता रहता है। तो शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदानों को
घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। एक आता है बीड़ा, दोनों आपको साथ में बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ढूढ़ाड़ क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को बीड़ा कहा जाता है। ढूढ़ाड़ क्षेत्र में जो घास के मैदान जो होते हैं उनको बीड़ा कहा जाता है, और बीड़ शेखावाटी प्रदेश में जो घास के मैदान होते हैं उसको बीड़ कहा जाता है। तो आप ये जो है वो नोट कर लेना, बीड़ और बीड़ा क्या होता है इसके बारे में। और यहाँ पे वार्षिक तापांतर अधिक क्यों होता है इसके बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भूगर्भ में जो वो चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, इसी कारण से जो वो यहाँ पे वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ठीक है, तो आप ये जो है वो सारी चीजें नोट कर लो। फिर उसके बाद हम जो है वो नागौर उच्च भूमि के बारे में बात करेंगे। यानी कि अब हम जो वो तीसरे भाग के बारे में देखते हैं, नागौर उच्च भूमि के बारे में। ये मैप को हम इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इससे जो वो रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बनेंगे, इसलिए। अब हम जो वो तीसरे के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा आ जाता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि के बारे में, तो नागौर उच्च भूमि का विस्तार कहाँ पे आता है? विस्तार तो इनका ज़्यादा विस्तार नहीं आता है, इसका जो वो नागौर में आता है इसका विस्तार। और नागौर से विभाजित होकर जो वो डीडवाना कुचामन जिले बनाए गए थे, तो इसमें जो है वो इनका विस्तार आ जाता है। और इसके साथ में जो है वो नागौर उच्च भूमि में जो वो अजमेर के उत्तरी भाग में भी जो इसका विस्तार आता है। अजमेर के पूरे जिले में इसका विस्तार नहीं आता, बल्कि अजमेर के उत्तरी भाग में इसका विस्तार आता है। मतलब कि नागौर उच्च भूमि का विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में आ जाता है? तो नागौर में आता है, डीडवाना कुचामन जो कि नागौर को विभाजित करके नए जिले बनाए गए थे तो उनमें आ जाता है। इसके साथ में जो है वो अजमेर का जो उत्तरी भाग जो आता है उसमें इसका विस्तार आ जाता है। पूरे अजमेर में नहीं आता बल्कि अजमेर के उत्तरी भाग में ही आता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है वो उत्तरी भाग तो शेखावाटी बेसिन, इस क्षेत्र का उत्तरी भाग शेखावाटी प्रदेश व पूर्वी भाग अरावली प्रदेश, दक्षिणी भाग लूणी बेसिन, पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या शुष्क मरुस्थल से लगती है। यानी कि इसकी सीमा जो है वो उत्तरी भाग में तो शेखावाटी प्रदेश से रेखा को स्पर्श करता है, यानी कि ये जो है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और शुष्क मरुस्थल से रेखा को स्पर्श करता है। अब आप समझ जाना मैप के अकॉर्डिंग कि किस किस तरीके से करता है, कि यहाँ पे इधर जो है वो पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और शुष्क मरुस्थल आता है, तो उससे उसी प्रकार मैंने जो है वो आपको पहले वाले यानी कि शेखावाटी प्रदेश के बारे में पढ़ाया, तब भी मैंने जो है वो आपको इसके बारे में बताया है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ था एक आता है नावा, और नावा जो है वो अभी डीडवाना कुचामन में आता है। तो आपको हम नए जिले के अकॉर्डिंग जो वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपसे हो जाएंगे और वहां पे जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि ये तीन जो जगह आती है यहीं पे जो है वो नागौर उच्च भूमि में पहाड़ियां आती हैं, यानी कि नावा डीडवाना कुचामन में पहाड़ियां हैं। यानी कि अगर हम देखें तो नागौर उच्च भूमि में पहाड़ियां कितनी आ जाती हैं, तो सिर्फ 3 जगह पे जो है वो पहाड़ियां आती है और कहीं पर भी पहाड़ियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियां वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। फिर हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो है वो सोडियम क्लोराइड का
जो है वो मृदा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड युक्त मृदा पाई जाती है। यहाँ पे नमक जो है उसका उत्पाद यानी कि नमक सर्वाधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वो माइकासिस्ट नमकीनी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से केशाकर्षण पद्धति के द्वारा जो है वो नमक सतह के ऊपर आ जाता है, फिर उसमें जो वो वाष्पीकरण से जो है वो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये जो है वो आप नोट कर लेना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, एक आता है कुबड़ पट्टी के बारे में। यानी कि एक यहाँ पे जो है वो क्या पाई जाती है, कुबड़ पट्टी भी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी, या उसको हम जो है वो बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये है पुष्कर, पुष्कर अजमेर से, पुष्कर अजमेर से मेड़ता, मेड़ता आपको पता ही है, मेड़ता नागौर के मध्य आती है। और यहाँ पे कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी पाई जाती है, जो कि पुष्कर अजमेर से लेकर मेड़ता नागौर के मध्य का भाग आता है। यानी कि मध्य का भाग जो है वो आता है, मध्य का भाग है। कुबड़ पट्टी बांका पट्टी पाई जाती है, जो पुष्कर अजमेर से मेड़ता नागौर के मध्य का भाग जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो हरे कबूतर और हरियल पक्षी जो है वो पाया जाता है। और हरियल पक्षी व हरे कबूतर के बारे में आपको पता है कि ये जो है वो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में भी पाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे भी पाया जाता है। यहाँ हरियल पक्षी या हरे कबूतर वह सरिस्का में भी जो है वो सरिस्का अभयारण्य में भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे नागौर में जो है, नागौर उच्च भूमि में हरियल पक्षी या हरे कबूतर भी पाए जाते हैं, और वह ये जो है वो सरिस्का अभयारण्य में भी जो है वो हरियल पक्षी या हरे कबूतर पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुबड़ पट्टी बांका पट्टी जो कि पुष्कर अजमेर से लेकर मेड़ता नागौर के मध्य का जो भाग आ जाता है उसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकरण और ये जो नमक बनाने की प्रक्रिया जो है वो आप नोट कर लेना। फिर हम आगे एक चीज और देखते हैं, जो कि प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के अनुसार आती है। यानी कि जब मैं बोर्ड से हटूं तब आप जो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर जो वो नोट्स बना लिया करो। अब आप जो है वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति विशेष आ जाते हैं, प्रोफेसर प्रोफेसर एच.एस. शर्मा। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने कहा है कि नागौर उच्च भूमि में खारे पानी की झील टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने कहा है कि नागौर उच्च भूमि में जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि ये आपने लिख लिया हो तो हम यहाँ लिख देंगे थोड़ा। क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है, लेकिन इन खारी झीलों में इस तत्व की मेड़ता, आपको पता ही है, मेड़ता नागौर के मध्य आती है। और यहाँ पे कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी पाई जाती है, जो कि पुष्कर अजमेर से लेकर मेड़ता नागौर के मध्य का भाग आता है। यानी कि मध्य का भाग जो है वो आता है।
मध्य का भाग है। कुबड़ पट्टी बांका पट्टी पाई जाती है जो पुष्कर अजमेर से मेड़ता नागौर के मध्य का भाग जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो हरे कबूतर और हरियल पक्षी जो है वो पाया जाता है। और हरियल पक्षी व हरे कबूतर के बारे में आपको पता है कि ये जो है वो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में भी पाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे भी पाया जाता है। यहाँ हरियल पक्षी या हरे कबूतर वह सरिस्का में भी जो है वो सरिस्का अभयारण्य में भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे नागौर में जो है नागौर उच्च भूमि में हरियल पक्षी या हरे कबूतर भी पाए जाते हैं, और वह ये जो है वो सरिस्का अभयारण्य में भी जो है वो हरियल पक्षी या हरे कबूतर पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कुबड़ पट्टी बांका पट्टी जो कि पुष्कर अजमेर से लेकर मेड़ता नागौर के मध्य का जो भाग आ जाता है उसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकरण और ये जो नमक बनाने की प्रक्रिया जो है वो आप नोट कर लेना। फिर हम आगे एक चीज और देखते हैं जो कि प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के अनुसार आती है। यानी कि जब मैं बोर्ड से हटूं तब आप जो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर जो वो नोट्स बना लिया करो। अब आप जो है वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति विशेष आ जाते हैं, प्रोफेसर एच.एस. शर्मा। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने कहा है कि नागौर उच्च भूमि में खारे पानी की झील टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने कहा है कि नागौर उच्च भूमि में जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि ये आपने लिख लिया हो तो हम यहाँ लिख देंगे थोड़ा। क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है, लेकिन इन खारी झीलों में इस तत्व की कमी है। ठीक है, ये हुआ हमारा नागौर उच्च भूमि प्रदेश। यानी कि नागौर उच्च भूमि के बारे में जो वो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के द्वारा कहा गया है कि जो हमारा नागौर उच्च भूमि में जो झीलें आती हैं वो टेथिस सागर का प्रमाण नहीं है, क्योंकि समुद्र में जो मैग्नीशियम की अधिकता होती है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, वो हमारी जो नागौर उच्च भूमि में जो खारे पानी की झीलें आती हैं उसमें जो है वो तत्व की कमी है, वो तत्व नहीं पाया गया है, इसलिए प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने ये बात कही है। और जो है वो मैंने ये 3 जो है वो आपको करवा दिए हैं। ये लूनी बेसिन जो है वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। इसके साथ में जो है वो और शब्दावली आ जाती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हमाद क्या होता है, थड़ी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और हाँ, इनके जो है वो नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है वो आपके लिए चीज़ें लेके आते हैं, तो आप जो है ऐसे ही वेस्ट मत जाने दिया करो, अच्छे तरीके से जो है इसको नोट्स बना लेना, क्योंकि हम जो वो अच्छे तरीके से डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप जो वो इनके नोट्स बना लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।